हाँ जी, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो बेटा इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फिजिक्स का क्लास 12th का पहला पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली है क्या। इसको हम लोगों ने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया, एक तो इलेक्ट्रो और दूसरा बच्चा स्टैटिक। इलेक्ट्रो डील करता है चार्ज से और स्टैटिक डील करता है बच्चा रेस्ट से। हम लोगों को यहां पर क्या पढ़ना है, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अब सर दिमाग में ये वाली बात आती है कि चार्ज क्या है। हम लोग बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, मास, लेंथ, टाइम। ये अलग फिजिकल क्वांटिटी जो अभी हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाई गई, इसको क्या कैसे डिफाइन करें। चार्ज वो वाली प्रॉपर्टी है बच्चा जिसकी वजह से दो बॉडीज या तो अट्रैक्ट करती हों या रिपेल करती हों। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच देयर कम्स ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। देखिए, अगर मैं आपको यूं कहूं कि आप लोगों ने बचपन के अंदर एक एक्सपेरिमेंट तो किया होगा। कॉम्ब को ड्राई हेयर से जैसे ही आप लोग रब करेंगे, कॉम्ब को ड्राई हेयर से रब किया, रब करने के बाद पेपर पीस के पास लेकर जाओगे ना, तो पेपर पीस इससे चिपक जाएंगे। क्यों हुआ? यह पॉसिबल हुआ चार्ज की वजह से। जैसे ही आप लोग कॉम्ब को रब करते हो ना, तो वो कॉम्ब इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है, मतलब वो चार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से उसने पेपर पीस को अट्रैक्ट कर लिया। और इस फोर्स को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए, अब चार्ज क्या था? चार्ज की बात करें तो हम लोगों ने बोला कि ये वो वाली प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो बॉडीज या तो अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करती हैं। अगर मैं यूं कह दूं कि आपके पास, आप लोगों ने एटम के बारे में स्टडी किया होगा। एटम की ये स्ट्रक्चर है, देखिए एटम के सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर हम इस बॉडी की बात करो तो ये बॉडी कैसी है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि जितने पॉजिटिव है ना, यानी जितने प्रोटॉन हैं, उतने इस बॉडी के पास क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। मैं किसी भी तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो कौन बढ़ जाएंगे? पॉजिटिव। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो कौन बढ़ जाएंगे? नेगेटिव। अब जैसे ही आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को निकाला या इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये बॉडी क्या हो जाती है? चार्ज्ड। अब एट प्रेजेंट ये बॉडी न्यूट्रल है, तो चार्ज आप यहां से समझ सकते हैं कि भैया अगर बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उस बॉडी को क्या बोलेंगे? चार्ज्ड। अब इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब, देखो कोई भी बॉडी है, जितने पॉजिटिव है उतनी नेगेटिव रहेंगे, जितनी इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये न्यूट्रल है, पॉजिटिव वाला 1, नेगेटिव वाला 1, न्यूट्रल। अगर आप इस बॉडी को कुछ इलेक्ट्रॉन दे दो, आपने क्या करा, इसको कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब क्या हो जाएगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ जाएंगे। कैसे एक्सेस में आए? भैया इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया ना इसके ऊपर, तो पॉजिटिव वाले कितने हैं? 1, और नेगेटिव वाले कितने हो गए? 2। तो कौन एक्सेस में हो गया? इलेक्ट्रॉन्स। तो इस बॉडी को हम लोग चार्ज बोलते हैं। कैसा चार्ज बोलेंगे? नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज क्या होगी? जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे उस बॉडी को बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज। अब सर पॉजिटिव चार्ज किसको बोले? अगर मैं यहीं पर इस बॉडी के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन इससे ले लूं, सपोज मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटाया और निकाल लिया किसी भी तरीके से, अब बॉडी के ऊपर क्या रहने वाला है? अगर आप इलेक्ट्रॉन इससे बाहर ले लें
तो इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन चला गया, पॉजिटिव वाले कितने बचे 1, नेगेटिव वाला कितना है 0, यानी एक्सेस में कौन है प्रोटॉन। तो इस बॉडी को हम लोग बोल देंगे पॉजिटिवली चार्ज। तो कितने टाइप के चार्ज हुए, 2 टाइप के। चार्ज है क्यों, इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होना। कौन कौन से चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहले बात करें कि भैया पॉजिटिव चार्ज कब होगा। पॉजिटिव चार्ज तब होगा जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाए। नेगेटिवली चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ जाए। अब देखो, अगर हम लोग ये एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक ग्लास रोड है, उसको मैं सिल्क क्लॉथ से रब कर रहा हूं सिंपली। जैसे मैंने रब करा ना, क्या होगा, आप अपने हाथ को रब करें, वहां पर एक हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। हीट प्रोड्यूस यानी एक एनर्जी आ गई। बचपन याद करिए, जब आपके घर पे कुछ गेस्ट आया करते थे और आपको चुपके से कुछ एनर्जी दिया करते थे पैसों की फॉर्म में, आप उस एनर्जी को लेकर क्या करते थे, आप उसको लेकर शॉप पर जाया करते थे। सिमिलर मैनर के अंदर जैसे ही मैं इस ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करूंगा ना, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि किसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे। हो सकता है इससे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, हो सकता है इससे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए। लेकिन ग्लास रोड की क्या प्रॉपर्टी है, ग्लास रोड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली हेल्ड है, मतलब उसको न्यूक्लियस ने थोड़ी कम फोर्स लगा रखी है एज कंपेयर टू सिल्क क्लॉथ। अब लूजली हेल्ड कौन, इसके इलेक्ट्रॉन्स, ग्लास रोड के। तो ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर जाएंगे सिल्क क्लॉथ की तरफ, सिल्क क्लॉथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, यानी सिल्क क्लॉथ के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और ग्लास रोड के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब अगर मैं 2 रोड ले लूं, कौन कौन सी 2 रोड, ग्लास की, और उनको अपने आसपास रख दिया, जैसे एक रोड और दूसरी रोड। जैसे ही मैंने इन रोड को रखा तो ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट हो गई। क्यों रिपेल होना स्टार्ट हुई, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कैसा था, पॉजिटिव। ग्लास रोड के ऊपर अभी देखा ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया था। दोनों के ऊपर चार्ज सेम है। इससे ये कंक्लूजन निकला कि अगर 2 बॉडीज के ऊपर चार्ज सेम है तो वो रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज की यूनिट क्या है, यूनिट चार्ज को कूलम में मेजर करते हैं, C से डिनोट किया जाता है। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है बच्चा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और वहीं प्रोटॉन की बात करें तो उसके ऊपर चार्ज आएगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप देख पा रहे हैं कि दोनों के ऊपर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो सेम है। इस मैग्नीट्यूड को हम लोग E लिखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक चार्ज। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। देखो, मैं एक स्लाइड से और आपको थोड़ा आइडिया दे दूं। आपके पास सपोज ये कोई स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। जैसे ही एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को हम लोगों ने क्लिम कर दिया किसी रोप की हेल्प से, तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ आना स्टार्ट हो गए। यानी कौन सी फोर्स लगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर सेम चार्ज है तो कैसी फोर्स लगेगी, रिपल्शन। अगर न्यूट्रल है तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। न्यूट्रल का मतलब कि इसके पास जितने पॉजिटिव थे ना, उतने ही नेगेटिव है। और इसके पास कौन ज्यादा है, ऑब्वियसली पॉजिटिव ज्यादा है, प्रोटॉन्स ज्यादा रहेंगे। और इसके पास कौन ज्यादा है, इसके ऊपर जो ज्यादा रहने वाले हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहने वाले हैं। चलिए, अब आगे हम लोग कुछ और बेसिक बात करें कि भैया कंडक्टर क्या है। कंडक्टर्स वो वाले मटेरियल हैं विच इजली अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन इजली पास कर जाएं, या यूं कहो कि जिसके अंदर से करंट फ्लो कर जाए। उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर। एग्जाम्पल क्या है, ऑल मेटल्स,
सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या हैं बच्चा, आपके कंडक्टर हैं। यानी इसके अंदर से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स मूव करवा सकते हैं। और जो सिल्वर है ना, वो बेस्ट कंडक्टर है। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, सिल्वर। उसके बाद इंसुलेटर नाम की चीज आती है बच्चा। इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर वो वाली मटेरियल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते। जैसे ड्राई वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रीशियंस हैं वो ग्लव्स पहनते हैं, कौन से, रबड़ के। क्यों, क्योंकि वो इंसुलेटर हैं, उनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते, यानी उनके थ्रू करंट मूव नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है इस मटेरियल की, जिसको बोलते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर कंट्रोल्ड मैनर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करवाए जा सकते हैं। जा सकते हैं मतलब, हां, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। हम लोगों ने इसको कैसा एनवायरनमेंट दिया है उस पर डिपेंड करेगा। हम लोग इसको कंडक्टर की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और इंसुलेटर की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। चलिए देखो, उसके बाद एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप नाम की चीज आती है बेटा। देखिए, ये आपका एक सेटअप है जिसके थ्रू हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि किस बॉडी के पास कैसा चार्ज है। यानी दो बॉडीज हैं, उनके ऊपर चार्ज का नेचर कैसा है, सेम नेचर है या अपोजिट नेचर है ना। यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे मैंने बात करी कि मेरे पास दो रोड है सपोज। अब दो रोड कैसी हैं, दोनों सेम नेचर की हैं या अपोजिट नेचर की हैं। इसको चेक करने के लिए हम लोग इस सारे स्ट्रक्चर को, यहां पर एक डिस्क है, मेटालिक डिस्क, ये यहां पर एक रोड लगी हुई है, ब्रास की रोड, यानी ये भी एक कंडक्टर है। उसके बाद यहां पर हम लोगों ने एक लीफ, किसकी, गोल्ड की, यहां पे सेट कर दी। मैंने पहली रोड को टच करा तो क्या होगा, कंडक्टर में करंट फ्लो कर सकता है, चार्ज फ्लो कर सकता है। यहां पर चार्ज आ गया, किसके ऊपर आ गया बेटा, ग्लास रोड के ऊपर, सॉरी ग्लास रोड के ऊपर नहीं, लीफ के ऊपर, मेटालिक लीफ के ऊपर। और ये लीफ क्या करेंगी, जैसे इनके ऊपर चार्ज आया, कैसा चार्ज आएगा, जैसी रोड लेकर आए थे, रिपेल करना स्टार्ट हो जाएंगी। रिपेल हो गई। अब मैंने दूसरे वाली रोड ली, सेकंड रोड। सेकंड रोड को जैसे ही टच करा, अगर ये गैप इनके बीच का इंक्रीज हो गया, इट मींस पहली रोड और दूसरी रोड के ऊपर चार्ज कैसा है, सेम। अगर ये गैप डिक्रीज हो गया, यानी पत्तियां जो लीफ हैं गोल्ड की, अगर वो आसपास आ गई, इसका मतलब आपका जो चार्ज है दोनों रोड के ऊपर अपोजिट नेचर का है। अब बात करते हैं कि मेथड ऑफ चार्ज क्या क्या है। हमारे पास मेथड कौन कौन से हैं चार्जिंग के। पहला मेथड आता है बेटा यहां पर फ्रिक्शन, सेकंड कंडक्शन, कंडक्शन में हम लोग फिजिकल कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद इंडक्शन। चलिए वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात कंडक्शन की। देखो कंडक्शन क्या है, कंडक्शन के अंदर मैं जैसे ही इस रोड की बात करूं तो इस रोड के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। और यहां पर एक मैंने न्यूट्रल बॉडी ले ली, न्यूट्रल के ऊपर जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव रहेंगे। ये रोड जैसे इसके पास आई ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को एक फोर्स लगना स्टार्ट हो गई। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव रोड किसको अट्रैक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को। और इलेक्ट्रॉन इस साइड आना स्टार्ट हो गए रोड की तरफ, और दूसरी साइड कौन रह गए, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास आए ना, जैसे मैं इस स्ट्रक्चर को यहां पर रिप्रेजेंट कर दूं, जैसे ही रोड लेकर आया मैं यहां पर पॉजिटिवली रोड, तो क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे और यहां पर कौन इकट्ठा हो जाएंगे बेटा, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहे हैं इस रोड की तरफ, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं किसी तरीके से इसको इसके कांटेक्ट में ले आऊं, जैसे ही मैं इसके कांटेक्ट में लेकर आऊंगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना यहां से निकलेगा और यहां पर आ जाएगा इस रोड के ऊपर, ऐसे। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, ये भी इस रोड के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे, यानी इस रोड के ऊपर कौन एक्सेस में हो गए, स्फीयर के ऊपर कौन एक्सेस में हो गए, इस स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव वाले चार्ज एक्सेस में हो गए। यानी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, कमी हो गई।
अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। यहां पर हम लोग रोड को स्फीयर के साथ फिजिकल कांटेक्ट में लेकर आते हैं। इसके ऊपर चार्ज कैसा आया? जैसे आप रोड लेकर आए, जैसा चार्ज रोड पर था सेम चार्ज स्फीयर पर आ गया। फ्रिक्शन की तो बात हम लोग थोड़ी देर पहले कर ही चुके थे। क्या होता था फ्रिक्शन के अंदर? ग्लास रोड को जब सिल्क क्लॉथ से रब करा था तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन किधर चले गए थे? सिल्क की तरफ। तो सिल्क कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज, और ग्लास रोड कैसा हो गया था? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, चलिए उसके बाद इंडक्शन की बात करते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके अंदर क्या है बच्चा? देखो, हमारे पास जब हम लोग दो बॉडीज को एक दूसरे के पास लेकर आते हैं, कैसे? एक चार्ज दूसरी कैसी हो? न्यूट्रल। तो यहां पर चार्ज ऐसे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो रोड लेकर आए थे उससे अपोजिट नेचर के चार्ज यहां पर इकट्ठा हो गए थे। इनको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज। चलिए वापस से डायग्राम में इसका आपको शो कर देता हूं। ये स्फीयर था अपना, इसके ऊपर चार्ज कैसा? न्यूट्रल, मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। अब मैं इसके बगल में एक और रोड लेकर आया, कैसी? पॉजिटिवली चार्ज्ड। जैसे पॉजिटिवली चार्ज इस रोड के पास गई तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे बच्चा? यहां पर आना स्टार्ट हो जाएंगे, और यहां पर कौन बच जाएंगे? पॉजिटिव। क्या ये चार्ज हो गई क्या? नहीं यार। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के नंबर्स बराबर हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल्स है। अब अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे को क्या करना है? विदाउट एक्चुअल कॉन्टेक्ट, यानी इनको कॉन्टेक्ट में नहीं लाना। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? इस बॉडी को अर्थ कर देंगे। अर्थिंग का मतलब क्या हुआ? अर्थ एक समुद्र की तरह बिहेव करेगी बच्चा। अगर आप समुद्र से 2 बकेट पानी ले लें या उसको दे दें तो क्या उसके वाटर लेवल पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? नहीं। सिमिलर मैनर में अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ के पोटेंशियल पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन लेने या देने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब अर्थिंग करने से होगा क्या? इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। अब सोचो कौन किधर जाएगा? तो देख, यहां पर ये पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं? पॉजिटिव ऑब्वियसली नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अर्थिंग करने के बाद अर्थ से इलेक्ट्रॉन दौड़ना स्टार्ट हुए और यहां पर आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल। अब अगर मैं सेटअप को अलग कर दूं, सेटअप को अलग कर दूं तो क्या होगा? और इसको भी दूर ले जाऊं, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा भैया? इसके ऊपर नेगेटिव वाले तो 4 हैं और पॉजिटिव वाले कितने बच गए? 2। यानी कौन एक्सेस में आ गए? नेगेटिव वाले। कितने एक्सेस में आए? 2। यानी 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। मैं इसके पास कौन सी रोड लेकर आया था? याद करो, इसके पास पॉजिटिवली रोड लेकर आया था, और ये कैसा हुआ चार्ज? ये चार्ज हो गया बेटा इससे अपोजिट, यानी कैसा? नेगेटिवली। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि भैया एक ऐसा मेथड बताओ जिसके अंदर हम लोग बिना कांटेक्ट के बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो उस मेथड का नाम क्या बेटा? इंडक्शन। और इसके अंदर चार्ज आता कैसा है? जैसी चार्ज रोड हम लोग बॉडी के पास लेकर जाते हैं ना, उससे अपोजिट नेचर का चार्ज आता है इस पर। चलिए उसके बाद हम लोगों को बात करनी है कि भैया चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी आती है यहां पर एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब है कि चार्ज को हम लोग अलजेब्रिक रूल की तरह ही ऐड करेंगे। जैसे मेरे पास एक कोई बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज है -2 कूलम। अब ये माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। कूलम क्या है? इसकी यूनिट है। और एक बॉडी और ली मैंने, उसके ऊपर चार्ज है +5 कूलम। इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है।
और अगर मैं इनको ऐड कर दूं, एक स्ट्रक्चर के अंदर बंद कर दूं और मैं पूछ लूं कि इस पूरी स्ट्रक्चर के ऊपर नेट चार्ज कितना है, तो आपका आंसर 5 + 2 7 नहीं होगा। आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि -2 प्लस 5, जैसे मैथ्स के अंदर ऐड करते हैं सिमिलर मैनर में यहां पर ऐड करना है, यानी आंसर आ जाएगा 3 कूलम। ठीक है, चलिए एडिटिविटी क्लियर हुआ। अब अगला जो अपना पार्ट आता है बच्चा, वो आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन का मतलब है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम लोग ना तो चार्ज को खत्म कर सकते और ना ही जनरेट कर सकते। तो सर आप काफी देर से बोले जा रहे हैं कि चार्ज हो गई, ये न्यूट्रल हो गई, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ये नेगेटिवली चार्ज हो गई, वो बेसिकली है क्या, वो समझिए। मैं ये कोई स्ट्रक्चर लेता हूं, इसके पास एक पॉजिटिव है और 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, सपोज एक ही ले लें, और एक बॉडी और ले लें, उसके पास पॉजिटिव वाले 2 ले लें और नेगेटिव वाले भी 2 ले लें। अगर मैं पहले वाली बॉडी की बात करूं तो इसके ऊपर एक्सेस में कौन है? कोई नहीं, तो ये कैसी है? न्यूट्रल। इसके पास कौन एक्सेस में है? कोई नहीं, तो ये भी कैसी हुई बच्चा? न्यूट्रल। अगर मैं किसी भी मेथड से इनको चार्ज कर दूं, चार्ज इन द सेंस मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठाया ये वाला और इसको चुपके से यहां लाकर शिफ्ट कर दिया, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, अब क्या स्ट्रक्चर हो जाएगी देख। इसके ऊपर पॉजिटिव वाले कितने हैं? 2। नेगेटिव वाले कितने बचे? 1। एक्सेस में कौन आ गया? पॉजिटिव। कितना? 1। और इसकी बात करूं तो इसके पास पॉजिटिव वाले कितने हैं? 1। नेगेटिव वाले कितने हो गए? 2। तो इसके पास कौन एक्सेस में बचा? इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन? 1। यानी ये वाली बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये कैसी हो गई? नेगेटिवली चार्ज। इससे पहले दोनों बॉडी कैसी थी? न्यूट्रल थी। अब ये चार्ज हो गई, ये भी चार्ज हो गई। क्या आपने कोई चार्ज बनाया क्या? नहीं। पहले ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, नेट चार्ज कितना था? 0। और अब भी अगर मैं बात करूं इस सिस्टम के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा, तो आपका आंसर रहेगा 0, क्योंकि भैया इसका और इसका समेशन करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक्सेस में? कोई नहीं, तो चार्ज कितना आ जाएगा? 0। इसी को हम लोग बोलते हैं कि चार्ज can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one body to another body. चलिए उसके बाद आता है बच्चा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि जो चार्ज है ना Q, वो इंटीजर मल्टीपल है E का। चार्ज इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ E। N क्या है यहां पर? इंटीजर। E क्या है? बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज क्या था बेटा? जो चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर था ना, उसका मैग्नीट्यूड। इसको हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब मैं आपको यहां पर डिटेल से बताऊं कि अगर मैं इन बॉडीज की बात करूं तो पहले कैसी थी ये? न्यूट्रल। क्यों थी न्यूट्रल? क्योंकि जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव थे, और हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ट्रांसफर कर लिया था। एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इधर लेकर आया तो यहां पर कौन बढ़ गया? इलेक्ट्रॉन। कितने बढ़ गए? 1। तो चार्ज कितना आया भैया? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19। और कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए? 1। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना कूलम चार्ज आ जाएगा। और इस बॉडी की बात करूं तो इस बॉडी के ऊपर कौन एक्सेस में है? पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। और एक पॉजिटिव के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। कितने एक्सेस या डेफिशिएंसी है? एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है ना, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप? 1 से, तो इतना चार्ज आ जाएगा। इस सारी चीज को मैं E लिख सकता हूं, तो इसको लिख दूं -E × 1 कूलम। इसको क्या लिख दूं बच्चा? 1 ×
ई इतना कूलम। अगर मैं किसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन ले आता तो क्या होता बच्चा? अच्छा देखिए, अगर मैं अगले केस के अंदर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ले आऊं, यानी इस वाली बॉडी से इधर 2 इलेक्ट्रॉन ले आया, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे? 2। और 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? -e। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा? 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, यानी कितने पॉजिटिव बढ़ जाएंगे? 2। और चार्ज कितना होता है 1 पर? E। तो देख, अगर मैं सारे को ऐड करूं तो नेट कितना हुआ? 0। पहले भी कितना था? 0। तो यानी बॉडी के ऊपर चार्ज क्या हुआ? कंजर्व हुआ। जितना पहले था उतना ही बाद में है। 3 ले जाते तो यहां पर 3 इंटू -e हो जाता, और यहां पर कितना हो जाता? +e इंटू 3 हो जाता। नेट कितना हो जाएगा? 0। 5 लेकर गए, अगर होते तो 5 लेकर जाते तो यहां पर कितना हो जाता? -5e, और यहां पर कितना हो जाता? +5e। कोई बच्चा कहता है कि सर चार्ज 1.5e, क्या ये पॉसिबल है क्या? आंसर है नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 इलेक्ट्रॉन मूव करे। यार इलेक्ट्रॉन तो या तो 1 लेकर आओगे या 2 लेकर आओगे। क्या आप 1.5 इलेक्ट्रॉन लेकर आ सकते हो क्या? काट के लाओगे? नहीं ना। तो यानी जो चार्ज है वो इंटीजर मल्टीपल ही रहेगा बेसिकली। और ये चीज यहां से ये भी क्लियर हुआ कि पहले भी चार्ज 0 था, बाद में भी चार्ज 0 हुआ। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगली बात, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, यानी जो चार्ज है ना उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सर ये प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? प्लस का मतलब है कि बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्रोटॉन्स ज्यादा है। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है कि बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ठीक। अब चार्ज बिना मास के नहीं रह सकते। मतलब मैं आपको एक बात कहूं, मैंने कहा एक बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज है। क्या है बच्चा? चार्ज। सपोज -2 कूलम चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके पास मास है या नहीं है? तो मास होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है कितना? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ ना कुछ मास तो है। नेग्लेजिबल है लेकिन है, मास रहेगा। यानी इस बॉडी के पास चार्ज है तो कंफर्म है कि मास रहेगा। लेकिन वहीं पर मैंने एक बात करी, मैंने कहा एक 5 किलोग्राम की बॉडी है, क्या इसके ऊपर चार्ज होगा? तो आंसर रहेगा मे बी और मे नॉट। मे बी और मे नॉट। क्यों सर? अगर इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है तो ये चार्ज्ड है। अगर न्यूट्रल हुए यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जितने हैं इक्वल हुए तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी? न्यूट्रल। मतलब सिंपल सी बात ये कि अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है ना तो कंफर्म्ड है कि उस बॉडी का मास रहेगा। अगर चार्ज नहीं है तो मास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे हो सकता है? कि अगर चार्ज नहीं है तो हो सकता है बॉडी ना हो सकता है बॉडी न्यूट्रल हो, है ना। तो हम लोगों को ये थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर चार्ज है तो कंफर्म है कि मास रहेगा। यानी चार्ज कांट रेजिस्ट विदाउट मास। चार्ज मास के बिना रेजिस्ट नहीं कर सकते। चलिए, अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं, क्वेश्चन क्या है? देखो यहां पर एक क्वेश्चन में बोला गया कि ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क। सिल्क के साथ ग्लास रोड को रब कर दिया। देखो मैं पहले यहां पर एक ग्लास रोड बना लूं और यहां पर क्या ले लिया मैंने? सिल्क क्लॉथ। और ये क्या है? ग्लास रोड। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, यानी यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। 2 इलेक्ट्रॉन पहले कैसी थी? न्यूट्रल थी। यानी इसके पास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की कमी। और इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस। कितने? 2। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा?
तो चार्ज की बात कर लें कि भैया एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, माइनस ई। कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 2, तो चार्ज कितना आ जाएगा, -2e। ई क्या है, ई है बच्चा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और सिल्क के पास क्या हो गया, सॉरी यहां पर इलेक्ट्रॉन चले गए ना, तो ये पॉजिटिव आ जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है। और यहां पर क्या हो जाएगा, देख इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। कितने एक्स्ट्रा आ गए, 2। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है बच्चा, -e। तो 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आ जाएगा, -2e। क्लियर, ये चार्ज इस पर और ये चार्ज इस पर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सिंपली, -2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो इसके ऊपर चार्ज कितना आया, पॉजिटिव का, और इसके ऊपर चार्ज कैसा आया, नेगेटिव का। अब इनको ऐड करके देखोगे तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 0। यानी जो चार्ज बॉडीज पर पहले था वही चार्ज अब रहने वाला है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बच्चा, इसी के अंदर अगला पार्ट क्या पूछ रखा है बेटा, फाइंड चार्ज ऑन ईच। हो गया। इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास, क्या कुछ मास का ट्रांसफर हुआ क्या, बताओ। स्क्रीन पोज करिए और आंसर करिए। यहां पर सिल्क था, ये ग्लास रोड थी, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई, कमी आ गई। कितने बढ़ गए, 2। तो इसका जो मास था ना वो पहले से इंक्रीज हो जाएगा। कितना, जितना 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर था। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास होता है बच्चा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इतना मास इसके ऊपर बढ़ जाएगा। क्लियर, चलिए। और इसके ऊपर मास की कमी आ जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए। अब जैसे मैं बात करूं, मैं मेरा मास चेक कर रहा हूं, अब मैंने मेरी वॉच उतार कर रख दी, तो मास कम होगा या ज्यादा होगा, ऑब्वियसली मास मेरा कम हो जाएगा। और जिसको दिया, जिसको मैंने मेरी वॉच दे दी, उसके ऊपर मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वही तो हो रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए तो यहां का मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यहां का क्या हो जाएगा, कम। कितना बढ़ा, एक पर इतना था, एक पर मास इतना था, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। चलिए नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है बच्चा कूलम्स लॉ। देखो कूलम्स लॉ की बात करूं तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ 2 चार्ज के बीच लगने वाली फोर्स की बात करता है। एक Q1 चार्ज है, दूसरा Q2 चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन है R। कितना बच्चा, R। तो इनके बीच में जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच में जितनी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटा दूं तो यहां पर एक कांस्टेंट लगा दिया K, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। अब सर ये है क्या, K क्या है, देखो फोर्स कितना लगा था, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहां पर जो K है ना, ये K डिपेंड करता है मीडियम पर और सिस्टम पर कि किस सिस्टम में आप मेजर कर रहे हो। मटेरियल पर डिपेंड करता है, सॉरी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। इसको बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट बच्चा, कूलम्स कांस्टेंट। तो इस K की जो वैल्यू होती है ना, K 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। ये एप्सिलॉन क्या है, ये है परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी। यानी ये K डिपेंड करेगा मीडियम पर। अलग अलग मीडियम के लिए K की वैल्यू अलग अलग रहेगी। अगर मैं फ्री स्पेस की बात कर दूं, फ्री स्पेस मतलब अगर मैं दोनों चार्ज को कहां पर रख दूं, फ्री स्पेस के अंदर, है ना। जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर करा था
चार्ज को फ्री स्पेस में रख दें तो फोर्स कितना लग जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। क्यों? क्योंकि फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है ना उसको एप्सिलॉन नोड से लिखते हैं Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, अगर मैं उन्हीं दोनों चार्ज को सेम डिस्टेंस और अलग अलग मीडियम के अंदर रख दूं, अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो फोर्स इन मीडियम आ जाएगी। कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ दैट मीडियम इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना बच्चा फ्री स्पेस के अंदर, ये वाली वैल्यू k की, इसको क्या बोला था हम लोगों ने k, फ्री स्पेस में k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ रहती है। ये हमें याद रखना है। कितनी रहती है बच्चा 9 इंटू 10⁹। इसकी यूनिट क्या आएगी? तो यूनिट के लिए अगर मैं बता दूं कि भैया फोर्स को किस में मेजर करते हैं न्यूटन में, आर क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई, चार्ज को कूलम में तो डिवाइड बाय क्या कूलम स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चा? ये वैल्यू आ गई अपने पास k की। कहां पर? फ्री स्पेस के अंदर। क्या मीडियम में भी ये भी उतना ही रहेगा क्या? नहीं, ये नहीं रहेगा। तो उसके लिए हमें एक और टर्म डिफाइन करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। चलिए देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी की बात करूं ना तो उसको एप्सिलॉन आर से लिखते हैं, एप्सिलॉन आर, जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन नोड, एक मिनट, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोड इंटू एप्सिलॉन आर। ये हमें रिजल्ट याद रखना है। यहां पर एप्सिलॉन ऑफ मीडियम का मतलब है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये क्या है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। एप्सिलॉन ऑफ मीडियम इज इक्वल टू कितना एप्सिलॉन नोड इंटू एप्सिलॉन आर। जैसे अगर मैं यूं कहूं कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक सेटअप करा था, ये वाला, ये देखो, यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा बच्चा? एप्सिलॉन ऑफ मीडियम लिखा था यहां पर। उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एप्सिलॉन नोड इंटू एप्सिलॉन आर। हां, अब लिख के देखते हैं। देखो फोर्स इन मीडियम कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, लेकिन एप्सिलॉन ऑफ मीडियम की जगह मैं क्या लिख दूंगा बेटा? एप्सिलॉन नोड इंटू एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो अगर मैं इस टर्म की बात करूं ना, ये वाली टर्म, तो ये क्या था बच्चा? ये था फोर्स इन फ्री स्पेस। तो फोर्स इन मीडियम जो आ जाएगा वो आ जाएगा फोर्स इन फ्री स्पेस बाय एप्सिलॉन आर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है। एप्सिलॉन आर को हम लोग कभी कभी के भी लिख देते हैं, कैपिटल के। क्या ये के कूलम्स कांस्टेंट है? नहीं, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, ये एप्सिलॉन आर के बराबर होता है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो आप याद रखना कि फोर्स इन मीडियम कितना हो जाएगा? फोर्स इन फ्री स्पेस बाय एप्सिलॉन आर, या फिर फोर्स इन फ्री स्पेस बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक ही बात है। चलो अभी हम लोग एक बार थोड़ा सा और देख लें कि हम लोगों ने बात करी एप्सिलॉन ऑफ मीडियम कितना था? एप्सिलॉन नोड इंटू एप्सिलॉन आर। तो अगर मैं फोर्स इन मीडियम की बात करूं
तो वो कितना होगा? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मीडियम में फोर्स कितना लगेगा, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि फोर्स इन मीडियम कितना था, फोर्स इन फ्री स्पेस बाय एप्सिलॉन आर या फिर फोर्स इन फ्री स्पेस बाय के, ये रिलेशन होल्ड करेगा। अब एप्सिलॉन आर क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन फ्री स्पेस बाय फोर्स इन मीडियम, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जस्ट कुछ नहीं, इसको उठाकर यहां ले गया, इसको नीचे ले आया। एप्सिलॉन आर या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन फ्री स्पेस टू द फोर्स इन मीडियम। ठीक, अच्छा एक चीज और, यहां पर जो फोर्स लगती है ना बच्चा, वो फोर्स हमेशा लाइन ज्वाइनिंग की तरफ लगती है। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी? हमेशा इनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगी। हां, अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो Q1 Q2 को रिपेल कर देगा और Q2 भी Q1 को रिपेल कर देगा। ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये थर्ड लॉ फॉलो करता है न्यूटन का। अगर ये दोनों चार्ज अपोजिट हुए तो अट्रैक्ट कर लेंगे, सिंपल। ये फोर्स हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगती है, ऐसा नहीं कि Q1 ने Q2 को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, ये पॉसिबल नहीं होता। लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग फोर्स लगती है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ठीक है, चलिए चल अब इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। होपफुली आपको ये चीजें क्लियर हो गई। देखो यहां पर हमारे पास एक पहला क्वेश्चन आता है जिसके अंदर क्या पूछा गया, देखते हैं। ये बोल रहे कि टू चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड -8 माइक्रोकूलम, दो चार्ज है, एक और एक दूसरा। एक के ऊपर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और दूसरे के ऊपर है -8 माइक्रोकूलम, और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना दे रखा है? आर प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, इनके बीच में कितनी फोर्स लगेगी? फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। तो देखो फोर्स की जब मैं बात करूंगा ना, क्या इसने बोला कि ये फ्री स्पेस में है या मीडियम में? नहीं बोला ना। तो आप हमेशा ये मानकर चलिए ये फ्री स्पेस में है, वैक्यूम में है। तो आप क्या लिखेंगे? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। सर फ्री स्पेस में इसलिए के की वैल्यू कितनी लिखते हैं? 9 इंटू 10⁹। ये माइक्रो आ गया सर। जब भी माइक्रो दिखे ना आपको तो माइक्रो को हटाकर क्या लगाएंगे बच्चा? 10⁻⁻6। माइक्रो को हटा दो, कितना लगा दो? 10⁻⁻6, यानी इतना कूलम चार्ज है। और दूसरे बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है? 8 इंटू 10⁻⁻6। सर माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 तो ठीक है, लेकिन ये माइनस कहां गया? तो मैं बता दूं कि मैं सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। तो मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, इसलिए इसको माइनस से कभी भी कंफ्यूज मत करना, सिर्फ चार्ज के मैग्नीट्यूड लिखने हैं। डिवाइड बाय क्या बच्चा? आर स्क्वायर। अब आर किस में दे रखी है? आर दे रखी है सेंटीमीटर में, तो इसको कितना लिख देंगे? 4। सेंटी को हटाओ, कितना? 10⁻², इतना मीटर आ जाएगा। सेंटी की जगह 10⁻² लगा देंगे। तो यहां पर जैसे ही मैं उसका वैल्यू लिखूंगा 4 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर करना है, मतलब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। अब जो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं कर दो बच्चा, जो जो उड़ रहा है उड़ा दो। देख 4 4 जा 16 और ऊपर भी 8 2 जा 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 2 जा 16, नीचे भी 4 4 जा 16 कैंसिल आउट। ऊपर क्या बच गया? एक तो 9 बच गया, इंटू 10⁻⁹, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। जब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ऐड करूंगा तो 10 कितना हो जाएगा? -12, -12 प्लस का 9, -3, डिवाइड बाय 10⁻² इंटू 10⁻², 10⁻⁴। जैसे ये -4 ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो कितना बच जाएगा बेटा? 9 इंटू 10⁻³ प्लस 4, यानी कितना आ जाएगा? 10⁻1, यानी कितना आ जाएगा? 90 न्यूटन। क्लियर? चल अब इसी का सेकंड पार्ट अगर मैं बात करूं, अच्छा फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी? फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होने वाली है देखते हैं। पहली बात तो फोर्स इस लाइन को ज्वाइन करेगी, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ये कैसा चार्ज है?
2 पॉजिटिव का है और ये वाला चार्ज कैसा है, नेगेटिव का। तो जैसे 2 पॉजिटिव वाला नेगेटिव को देखेगा तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और -8 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी फोर्स कैसी लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। दोनों के ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 90। -8 के ऊपर फोर्स लग रही है नेगेटिव डायरेक्शन में और +2 के ऊपर फोर्स लग रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्लियर? चलिए अब इसी का अगला पार्ट देखते हैं, बच्चा क्या बोल रहा है ये। चलिए नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसने पूछ लिया कि अगर सारा का सारा सिस्टम इज प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना 9, अगर इस सारे सेटअप को मैं ऐसे मीडियम में रख दूं जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ जाए 9, तो फोर्स कितनी लगेगी। यानी हमसे पूछा गया फोर्स इन मीडियम। हम लोगों ने अभी तो पढ़ा था कि फोर्स इन मीडियम कितना होता है बच्चा, फोर्स इन फ्री स्पेस बाय डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और फ्री स्पेस में कितना फोर्स था 90 न्यूटन, और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है 9, तो 9 से डिवाइड कर दो, यानी फोर्स कितनी आ जाएगी 10 न्यूटन। यानी जब फ्री स्पेस में था तो फोर्स लगी 90, मीडियम में रखा तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। गॉट इट? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इससे। मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये वाली, यहां पर चार्ज है Q, यहां पर भी Q, यहां पर भी Q, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मेरे से पूछ लिया गया फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो जैसे ही हम लोग फोर्स की बात करेंगे तो पहले तो ये देखो, ये चार्ज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये दोनों इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। हाँ, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं उनको सभी को नोट कर लो। ये इसने कितना फोर्स लगाया अपनी तरफ, कितना लगाया बच्चा, इसको मैंने बोल दिया F1। कितना आएगा F1, यहां पर F1 की वैल्यू भी आप लिख लो कि F1 आ जाएगा K, किस किस के बीच में लग रहा है, इन दोनों चार्ज के बीच में, Q1 इंटू Q2, और Q1 कितना था, Q ही था, Q2 भी Q था, डिवाइड बाय R। R कितना दोनों के बीच का सेपरेशन L, तो L का क्या कर दिया स्क्वायर, तो फोर्स कितना आ जाएगा KQ² बाय L²। इसको क्या बोल दिया, फोर्स 1, पहले पर जो फोर्स लगी, पहले की वजह से, इस पर इसकी वजह से फोर्स। अब ये वाला इसको क्या करेगा, अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर फोर्स कितनी लगी F2, तो F2 कितना आ जाएगा, सर देखो किन किन के बीच में लग रही है, इन दोनों चार्जेस के बीच में, इनका मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है, Q इंटू Q बाय कितना डिस्टेंस L, तो L का क्या कर देंगे स्क्वायर, यानी KQ² बाय L²। इन दोनों के ऊपर, इन दोनों की वजह से इस पर जो फोर्स लग रही है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा आया, सेम। और क्या नेट फोर्स 2 टाइम्स हो जाएगी, ये बच्चे गलती करते हैं, 2 टाइम्स नहीं होगी। क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले वेक्टर लॉ फॉलो करवाना है। यहां पर इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, जो कि कितना दे रखा है बेटा 60 डिग्री। कैसे दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम लोगों को यहां पर जो काम करना है वो क्या करना है कि इनको वेक्टर की फॉर्म में ऐड करना है। कैसे, देख हम लोग 2 वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे लिखा करते थे, तो जो एफ नेट आने वाली है ना, वो आ जाएगा रिजल्टेंट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। मैं लिख देता हूं a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। पहले की वजह से जो फोर्स लग रही थी वो कितनी थी, KQ² बाय L²। दूसरे की वजह से सेम, तो क्यों ना मैं इन दोनों फोर्स को F नोड लिख दूं, ये भी कितना लिख दूं, F नोड लिख दूं। तो A की जगह क्या आ जाएगा F नोड, B की जगह भी क्या आ जाएगा F नोड प्लस 2, A की जगह F नोड, B की जगह F नोड इंटू cos 60। दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री था, cos 60 कितना होता है हाफ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा बेटा F नोड स्क्वायर प्लस F नोड स्क्वायर 3F नोड स्क्वायर, यानी नेट फोर्स आ जाएगी √3F नोड। और F नोड की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले दिखी थी, कितनी थी बच्चा, KQ² बाय L²। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, ये इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। यानी अगर बहुत सारे चार्ज हो तो किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स पूछी जाए ना, तो उसके ऊपर नेट फोर्स सभी चार्ज की वजह से
जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी ना वो निकालनी है। और रिजल्टेंट कैसे निकालना है? वेक्टर फॉर्म के अंदर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।